नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात जमानत से जुड़े कानूनी समस्याओं की करेंगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार आरोपी कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, कई बार अंतरिम जमानत की मांग करता है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमानत कितने प्रकार की होती है और जमानत दिए जाने का प्रावधान क्या है और कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है। इसे समझने के लिए जरूरी है जानना अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे मामले सामने आते हैं। इसी तरह के मामले में थाने से लेकर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दी जाती है। गंभीर किस्म के कुछ अपराध जैसे लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि गैर जमानती अपराध है। इस तरह के मामले में कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत का फैसला लेता है। मामला बेहद गंभीर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करे तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। अगर आरोपी को अंदेशा हो कि अमुक मामले में वह गिरफ्तार हो सकता है, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। कोर्ट जब किसी आरोपी को जमानत देता है तो वह पर्सनल बॉन्ड के अलावा जमानत और पेश करने के लिए भी कहता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ दिल्ली कोर्ट के अधिवक्ता राजीव बी समैयार जी। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। नमस्कार जी। तो राजीव जी आपको बहुत विस्तार से इस विषय के बारे में समझाएंगे, जानकारी देंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर्स आपको दिखा देते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जमानत से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान आपको आज बताएंगे राजीव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजीव जी आपसे कि जमानत क्या होती है, कानूनी परिभाषा इसकी समझाइए। जमानत जो है न्यायिक प्रक्रिया, हाँ। जिस न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय जो है किसी भी आरोपित व्यक्ति को तो टेम्पररी रिहा करती है और ये टेम्पररी रिहा जो होती है उस आरोप में, उस FIR में या उस चीज में जो टेम्पररी रिहा होती है उसको जमानत कहते हैं। जमानत का पर्पस ये एक सेटल्ड लॉ था कि जमानत जो है वो जनरल लॉ है और कस्टडी जो है वो एक्सेप्शनल लॉ है। तो व्यक्ति को प्री कन्विक्शन पनिशमेंट ना हो इस तरह को ध्यान रखते हुए जमानत का एक प्रोविजन बनाया गया। कन्विक्शन जब होती है व्यक्ति को तो पनिशमेंट होती है, तो वहां से वो व्यक्ति पनिश होता है। तो प्री कन्विक्शन को बचाना, प्री कन्विक्शन का है कि एक सिजेंशन है जो कोई भी व्यक्ति जो आरोपित है वो इनोसेंट तब तक माना जाता है जब तक कि वो कन्विक्टेड ना हो इन आई ऑफ लॉ। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने एक जमानत की प्रोविजन बनाई है जिसमें व्यक्ति को आरोपित होता है तो वो कोर्ट को प्रोसेस को अप्रोच करता है और कोर्ट उसको प्राणा फैसला देख के जमानत देती है। जी ठीक है। सर ये बताइए कि जमानत कैसे ली जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या रहती है इसकी? तो जमानत के दो तरह के केसेस होते हैं, एक जमानती केस होते हैं, एक गैर जमानती केस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वहाँ बेल जो होती है वो एक्यूज्ड की राइट होती है। वहाँ जो है आप जब वो जमानती केस में पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको बेल देगी। अगर पुलिस उसको मेरे अगेंस्ट जो है फर्जी का जो है धारा लगाएगी, ये सारी चीजें बातें लिखती है और प्रोसिक्यूशन उसको डिसअप्रूव करती है या जैसे भी करती है, प्रोसिक्यूशन उसको अपोज करती है
और अल्टीमेटली कोर्ट उसको हर्ट करती है। कोर्ट अगर प्रिज्यूम करती है कि नहीं इस व्यक्ति को जमानत मिलनी चाहिए तो कोर्ट उसको जमानत देती है। और जमानत जो होती है वो एक कंडीशनल होती है, कंडीशन इम्पोज ऑन द सिक्योरिटी के अनुसार होती है। आप कभी कोई देखते होंगे कि जमानत मिली और 10,000 के जमानती पे जमानत मिली या 20,000 के जमानती पे जमानत मिली, तो एक सिक्योरिटी होती है जो सिक्योरिटी व्यक्ति देते हैं, जो जमानती होते हैं, जो जमानती जो सिक्योरिटी होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, वो देते हैं कोर्ट में बेल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, हम 10,000 20,000 की ये चीज को जमानती देते हैं और उससे वो छूटते हैं। और जमानती जो होता है, जो व्यक्ति जमानती बनता है, उसकी ड्यूटी ये बनती है कि दे विल बी कंट्रोल अपॉन द एक्यूज। वो कंट्रोल एक्यूज को करते हैं और वो जब भी डेट होगी उसको प्रोड्यूस करने को कोर्ट को भरोसा देते हैं कि जब भी इसकी डेट होगी और वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। तो ये पर्पस होता है जमानत का। ठीक है सर, ये भी बताइए कि जमानत देने का क्या मापदंड रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, किस आधार पर जमानत दी जाती है? देखिए, जब जमानत दी जाती है तो कोर्ट के आगे बहुत सारी बातें होती है। पहली बात तो कोर्ट ये देखती है कि ये जो केस है, जो केस मेरे आगे है जिससे जमानत मांग रहा है, उसकी सीरियसनेस कैसी है। सीरियसनेस को सबसे पहले कंसीडर करती है। दूसरी बात, वो आरोपी को देखता है कि आरोपी किस बिहेवियर का है, उसका क्या इंसिडेंट है, उसको देखती है। उसके बाद देखता है कि आरोपी को अगर हम जमानत देते हैं तो ये कहीं फ्री अवे तो रन अवे तो नहीं कर जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा। फिर वो कोर्ट ये देखती है कि ये जो एविडेंस है, जो एविडेंस तो कई गवाह होते हैं ऑफेंस में, तो गवाह को ये टेम्पर तो नहीं करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो देखते हैं उसकी ये कैपेबिलिटी तो नहीं है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, तो उसको जो है तो कहीं से प्रभाव तो नहीं डालेगा। उसके बाद कोर्ट ये भी देखती है कि अगर ये केस है, ये केस जो है इसमें इतने गवाह है, ये केस तो लंबी चलेगी, तो इतने दिन तक इसको जेल में रखना ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज को कोर्ट को ध्यान रखती है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि सीरियसनेस जो होती है केस, उसको भी ओवरलुक करती है कोर्ट, व्यक्ति को, आरोपी को देखती है कि नहीं आरोपी, और ये भी देखती है कि ये केस की जो है ना तो सुनवाई है लंबी चलेगी। आप मान लिया किसी भी कोई केस है, कोई भी FIR है, प्रोसिक्यूशन ने अगर 20-25 गवाह बना रखे हैं तो हर एक गवाह की गवाही होगी, क्रॉस होगा, तो इट विल टेक ईयर्स टू ईयर्स। तो आप ईयर्स टू ईयर्स फ्री ट्रायल में आप किसी भी एक्यूज को जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ये सोचती है कि उसको जेल में ही हैज नॉट प्रूवन गिल्टी, तब तो अंडर ट्रायल और वो प्री ट्रायल में या ट्रायल के समय ड्यूरिंग ट्रायल आप उसको अंदर नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहती है। कोर्ट मानती है कि इससे केस पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रही है। अगर ये व्यक्ति जो है अगर एविडेंस को टेम्पर नहीं करता है और इतनी लॉन्गेविटी को इसमें जेल में नहीं रखा है तो कोर्ट बेल देती है जी, और इस तरह से बेल देती है। जी ठीक है। जमानती अपराध क्या क्या होते हैं सर? देखिए, जितने भी छोटे अपराध होते हैं जिसकी पनिशमेंट 3 साल से बिलो होती है वो जमानती अपराध में आते हैं। अभी आप अपने इंट्रोडक्टरी में बोल रहे थे कि भाई रसल निगेजेंस है ना, छोटी सी चोरी हो जाती है, कहीं से मारा मारी हो गई, ये कुछ अपराध है, बहुत सारी चीज अपराध है, काफी अपराध है जिस अपराध को छोटे श्रेणी में रखा जाता है। उस श्रेणी में जो अपराध आते हैं वो जमानती अपराध होते हैं। अब कहीं आप चल रहे हैं, कहीं किसी से झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गई, 323 लग गई, तो वो सारी चीज जो है वो जमानती अपराध है। कहीं आप किसी तरह का ऑफेंस कर दिए, छोटा मोटा ऑफेंस हो गया, आप ट्रैफिक की बात बोले, वहाँ ऑफेंस हो गई, तो रसल नेग्लिजेंस में आप गाड़ी ड्राइव किए, उससे किसी को नुकसान हो गई, तो ये सारी चीज जो है ना वो जमानती अपराध है। ये जमानती अपराध जो होते हैं उसमें जमानत तो व्यक्ति की राइट होती है और कोर्ट उसको जमानत देती है, बट हाँ उसमें भी सिक्योरिटी चाहिए कोर्ट को। कोर्ट सिक्योर करती है कि ये जमानत तो हम दे रहे हैं, बट ही शुड कम इन द कोर्ट ईच एंड एवरी हियरिंग,
तो उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, इसलिए कोर्ट सिक्योर करती है कि इसमें सिक्योरिटी है ना, तो वो सिक्योरिटी मिलती है। कभी कदार कोर्ट फील करती है कि नहीं ये व्यक्ति इस तरह से नहीं करेगा, तो पर्सनल बॉन्ड से भी करती है, तो पर्सनल बॉन्ड से भी उसको जो है बेल देती है। ठीक है सर, ये तो आपने गैर जमानती अपराध जो जमानती अपराध बता दिया, लेकिन अब गैर जमानती अपराध भी बताइए कि दरअसल वो अपराध कौन से होते हैं जिस पर जमानत नहीं मिलती। देखिए 3 साल से एबव के जितने भी पनिशमेंट है वो गैर जमानती के कैटेगरी में कौन सा। अब गैर जमानती अपराध जो होते हैं वो सीरियस नहीं करते हैं, कभी कदार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ भी होते हैं, है ना, रेप भी होते हैं, और हत्या का केस होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, डकैती है, रॉबरी है, बहुत सारे अपराध। अदरवाइज भी आप डॉक्यूमेंट से भी कंसर्न कुछ अपराध हैं वहाँ भी है, और इकोनॉमिक से कंसर्न भी अपराध है, वो भी गैर जमानती है। तो ये सारे गैर जमानती अपराध होते हैं। ये गैर जमानती अपराध में जमानत जो है वो एक्यूज्ड की राइट नहीं है, इट इज ए टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, है ना। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि व्यक्ति को जमानत दे, और ये डिस्क्रिप्शन जो है कोर्ट जुडिशियस माइंड से अप्लाई करती है। ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन ऐसे करती, इट हैज बी अप्लाई ऑन द जुडिशियल माइंड। जुडिशियस माइंड से हम जब कोर्ट के पास हम अप्लाई करते हैं और उसमें बेल मिलती है, ऐसी बात नहीं कि सीरियस ऑफेंस में बेल नहीं मिलती, सीरियस ऑफेंस में भी नहीं मिलती। बट क्या है कि हम कोर्ट ये देखना चाहती है कि ये जो सीरियस ऑफेंस है ये ऐसा तो रिजनेबली नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो कन्विक्टेड होना हो। अगर कोर्ट को थोड़ी सी भी लगती है कि थोड़ी सी लैक ऑफ एविडेंस और कन्विक्शन की चांसेस कम है, कोर्ट सीरियस ऑफेंस में भी लेती है। कोर्ट को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है इस तरह का जो एक्ट है ना, उस एक्ट इस टेम्परामेंट ने किया होगा, और ये एक्ट जो है ये व्यक्ति की टेंडेंसी नहीं है, तो कोर्ट उसमें भी देखती है। कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति जो है इस पोजिशनिंग में नहीं है कि एविडेंस जितने भी ला रहे हैं वो एविडेंस को ये टेम्पर्ड कर देगा, तो उसमें भी कोर्ट ये भी देखती है कि अगर हम इसको गैर जमानती केस में अगर हम बेल दे दिए तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ऐसे भी चीज अगर नहीं है तो कोर्ट बेल दे देती है। कोर्ट ये देखती है कि मान लिया इसके 10 साल के पनिशमेंट है और ये जेल में काफी दिनों से है और जेल में इसका आचरण भी ठीक है, तो कोर्ट ये भी बेल दे देती है। तो इस तरह से गैर जमानती और जो केसेस होते हैं उसमें भी कोर्ट बेल देती है, बट बेल देने की जो डिस्क्रिप्शनरी पावर है वो तो जेल जो है जजेस के पास होती है, और जजेस जुडिशियस माइंड अप्लाई करके बेल देती है और बेल होती है। राजीव जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तमाम बातें बताई जमानत के बारे में, लेकिन अब बताइए कि चार्जशीट न होने पर बेल का क्या प्रावधान रहता है? देखिए चार्जशीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है, और चार्जशीट जो है तो 10 साल से एबव जो केसेस हो जिसमें 10 साल की पनिशमेंट होती है उसमें 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल की जाती है, जो बिलो होती है उसमें 60 डेज का जाता है। अब क्या है कि चार्जशीट फाइल करना पुलिस की एक मैंडेटरी ड्यूटी है। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो जेल में वो अगर जेल में है और उसकी जो है तो जो 60 दिन के अंदर उसके लिमिटेशन में आती है, अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती विदिन 60 डेज तो एक डिफॉल्ट बेल होती है जो उसको प्रिविलेज मिलती है और एक्यूज बेल पे हो जाती है। उसी तरह अगर वो 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल होनी है, उस लिमिट के अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो उस व्यक्ति को जो है डिफॉल्ट बेल मिलेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन तब अप्लाई होती है जब व्यक्ति बिहाइंड का बाहर होती है, जेल में होती है। अगर जेल से बाहर हो तो फिर चार्जशीट के टाइमिंग का कोई जो लिमिटेशन नहीं है, देन वो चार्जशीट कभी भी फाइल कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगा सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बेल पे नहीं है और जेल में है तो चार्जशीट फाइल करने का एक लिमिटेड टाइम है कानून में, वो कानून को पालन करना पड़ता है। अगर वो कभी कदार क्या होती है कि थोड़ी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है
तो कोर्ट से वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए चार्जशीट फाइल करती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए टाइम मांग लेती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है तो उसकी वो लिमिट जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। जी सर, रेगुलर बेल के प्रावधान के बारे में कुछ बताएं। रेगुलर बेल जो है वो ये है कि जब आप कोर्ट में बेल लेते हैं तो कोर्ट में आप अप्रोच करते हैं, आप अपराधी हैं या आरोपी हैं, आप आरोपी हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको बेल देती है। जो कंसर्न कोर्ट बेल देती है वो रेगुलर बेल कहलाती है। जिस केस कोर्ट में आपकी केस लगी है और वो कंसर्न कोर्ट आपको बेल दे दी तो वो रेगुलर बेल। रेगुलर बेल होने के बाद क्या है, व्यक्ति को फिर हर एक डेट पे अपीयरेंस देनी पड़ती है और उसकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होती है। उसके अलावा उसको और किसी तरह की बात नहीं होती। और रेगुलर बेल वंस एक बार ग्रांटेड हो जाती है तो वो ग्रांटेड टिल कन्विक्शन तक होती है। वो कन्विक्शन जब तक नहीं होती तब तक वो रेगुलर बेल पे रहते हैं। रेगुलर बेल टूटती तब है कि जब व्यक्ति को रेगुलर बेल दे दिया गया और डिडंट अपीयर इन द कोर्ट, तो कोर्ट क्या करती है कि बेलेबल वारंट इशू करती है ना। वारंट इशू करती है, उस बेलेबल वारंट पे अगर व्यक्ति नहीं आता फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है और तब टूटती है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल टूटती भी है, बट रेगुलर बेल एक इस तरह की सिस्टम है कि वंस किसी भी आरोपी को अगर रेगुलर बेल ग्रांटेड हो गया तो टिल डिस्पोजल ऑफ द टिल कन्विक्शन ये उस चीज को, उस इम्यूनिटी को इंजॉय करता है रेगुलर बेल। ठीक है सर, अग्रिम जमानत क्या होती है और किन हालातों में ये ली जाती है? ये अग्रिम जमानत का प्रावधान हमारे कानून में है। अग्रिम जमानत ये है कि जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगती है या किसी तरह का कोई एफआईआर हो जाती है तो नेचुरल बात है कि वो वारंट केस होगी तो वो अरेस्ट हो जाएगी, पुलिस कभी भी अरेस्ट करेगी। तो उस व्यक्ति के पास कानूनन तौर पे एक है ना आप कर सकते हैं एक कानूनन उसको तरीका है जिससे कि वो अग्रिम जमानत हो। अग्रिम जमानत जब भी होती है वो अग्रिम जमानत जो होती है कोर्ट ऑफ सेशन होती है और या हाई कोर्ट की। सबसे पहली बात, अग्रिम जमानत उस केस के कंसर्न में होती है, उसको अग्रिम जमानत को एंटिसिपेटरी बेल करते हैं। एंटिसिपेटरी का लिटरेरी मीनिंग है कि एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमको इस केस में एंटिसिपेट है कि हमको कभी भी अरेस्ट कर लेगा तो वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में अप्रोच करता है कि ये केस अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट फाइल हुआ है और हमें लगता है कि पुलिस कभी भी आके हमको अरेस्ट करे। तो उस एंटिसिपेशन में वो एंटिसिपेटरी बेल, तो एंटिसिपेटरी बेल जब कोर्ट में आप डालते हैं तो कोर्ट उसको देखती है कि ये जो प्रोविजन फ्लैग किया गया एफआईआर में, ये एफआईआर की कितनी ग्रेविटी है और ये व्यक्ति को एंटिसिपेटरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो कोर्ट उसको जुडिशियस माइंड से इंट्रोस्पेक्ट करती है, देखती है और उससे कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन से भी पूछती है कि भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल दिया है, दे कि ना दे। तो वो सारी चीजें आती है और उसी तरह की जो कोर्ट की फॉलो जो सिस्टम होती है, जैसे कोर्ट किसी भी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करती है उस तरह से फॉलो होती है और उस तरह से एंटिसिपेटरी अगर बनती है तो कोर्ट देती है और बहुत सारे केसेस में एंटिसिपेटरी मिलती है। जी सर, लेकिन ये बताइए कि अग्रिम जमानत होने पर क्या नियमित जमानत लेने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है क्या? जब अग्रिम जमानत कोई कोर्ट देती है तो वो कोर्ट कहती है कि आप कंसर्न कोर्ट में जाकर सिक्योरिटी दे दीजिए, है ना। वो कोर्ट जो है जो अग्रिम जमानत देती है, मैंने आप पहले का अग्रिम जमानत जो देती है वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट देती है, कोर्ट ऑफ सेशन देती है या हाई कोर्ट देती है। हाँ। तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो करती है वो कंसर्न कोर्ट, जब भी कोई एफआईआर होती है तो वो एफआईआर जो होती है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास मिलती है ना। वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजती है और कंसर्न मजिस्ट्रेट क्या करती है, उसको सिक्योरिटी देके उसको बेल देती है, तो उसको अरेस्ट भी करते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ रेगुलर, फिर वो रेगुलर। जी ठीक है सर, ट्रांजिट बेल क्या होती है? ट्रांजिट बेल क्या है कि मान लिया किसी भी व्यक्ति पर बॉम्बे में केस हो गया और वो व्यक्ति जो है वो दिल्ली में पकड़ा गया,
अब दिल्ली में पकड़ा गया तो लॉ में ये प्रोविजन है कि 24 आवर्स के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। हाँ। तो अब दिल्ली में पकड़ा गया तो बॉम्बे जाने में 24 आवर्स से ज्यादा लग सकती है, तो वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगी। तो क्या करते हैं, आप जिस ज्यूरिडिक्शन में पकड़े हैं उस ज्यूरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। अब जब पुलिस जो उसको प्रोड्यूस करती है तो ट्रांजिट रिमांड मांगती है। तो जब ट्रांजिट रिमांड मांगती है तो उसी तरह से ट्रांजिट बेल होती है। अब वो व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो ट्रांजिट बेल लगाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पकड़ लिया जी, है ना, और मेरा केस तो बॉम्बे में है और बॉम्बे का केस इस तरह की है, तो हमको लिबर्टी दिया जाए क्योंकि हम बॉम्बे जाके अपीयरेंस दे देंगे कंसर्न कोर्ट में और हम रेगुलर बेल के लिए वहाँ अप्लाई करेंगे। तो इस और उस स्पेन के लिए जो बेल दी जाती है वो स्पेसिफिक स्पेन के लिए, तो कोर्ट फील करती है कि हाँ जी ठीक है, आपको 5 दिन लगेंगे दिल्ली से बॉम्बे जाने में, वहाँ पर वसील करने में, एप्लीकेशन मूव करने में, फाइल करने में कंसर्न कोर्ट में, तो 5 दिन के 1 सप्ताह की आपको ट्रांजिट बेल दी जाती है। तो ये जो छोटे स्पेन का बेल होता है, बेल उसको ट्रांजिट बेल करते हैं जी जी। और वो जो पुलिस लेती है उसको ट्रांजिट रिमांड करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बहुत ही विस्तार से जमानत के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।